हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 20 नंबर का जो पेज है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या है जो विभिन्न प्रकार के शिरोलोग हैं उसके विषय में बताया है, जिसमें आपके जो है दोषों की अधिकता के विषय में उन्होंने बताया है। तो जैसे कि अगर बात करें तो जो शिरोरोग है तो शिरोरोग के जो टाइप्स हैं वो आचार्य चरक, सुश्रुत तथा माधवकर के अनुसार बताया गया है। ठीक है। और उनके जो मेनली जो दोष प्रधानता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि शिरोरोग कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से सूर्यवात हो गया, ठीक है, अनंतवात हो गया, अर्धावभेदक हो गया और संखक हो गया। ठीक है, ये टोटल आपके 4 जो टाइप है यहाँ पे आपके दिए गए। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं सूर्यवात में। तो सूर्यवात में आपका जो है सुश्रुत बोलते हैं कि यहाँ जो सूर्यवात होता है वो त्रिदोषज होते हैं। ठीक है, इन्होंने लगभग जो आपके सूर्यवात हो गया, अनंतवात हो गया, ठीक है, और अर्धावभेदक हो गया, तीनों को क्या है त्रिदोषज माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले हैं, सूर्यवात हो गया, अनंतवात हो गया और अर्धाभेदक हो गया, तीनों जो आपके होते हैं वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्रिदोषज होते हैं। जबकि जो संखक शिरोरोग होता है वो त्रिदोषज होता है, साथ ही साथ आपका क्या है रक्त प्रधान होता है। ठीक है, मेनली जो रक्त दोष है, रक्त दोष के साथ साथ रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, अर्थात जो है रक्त दोष प्रधान होता है। जबकि आचार्य चरक का कहना है कि जो सूर्यवात होते हैं वो क्या है मेनली आपका वात तथा रक्त दोष प्रधान होते हैं। वात तथा रक्त दोष प्रधान होते हैं सूर्यवात, ये आचार्य चरक ने बोला है। तो वात रक्त दोष प्रधान बोले हैं। इसके अलावा अनंतवात को उन्होंने भी त्रिदोषज माने हैं। तथा अर्धावभेदक के विषय में बात करें तो अर्धावभेदक को उन्होंने वातस तथा वात कफज बोला है। ठीक है, वातस तथा वात कफज जो है दोष प्रधान होता है। वह आचार्य जो लास्ट जो है संखक, तो उसके विषय में उन्होंने बोले हैं कि जो संखक होता है वो मुख्य रूप से वात पित्त तथा रक्त दोष प्रधान होता है। तो संखक के विषय में आचार्य सुश्रुत ने वात पित्त और रक्त दोष प्रधान माने हैं। जबकि जो आचार्य माधवकर हैं उन्होंने सूर्यवात हो गया, अनंतवात हो गया, सूर्यवात को भी त्रिदोषज, अनंतवात को भी त्रिदोषज और अर्धावभेदक को भी त्रिदोषज तथा संखक को भी त्रिदोषज माने हैं। अर्थात तीनों को क्या है उन्होंने, जो चारों हैं सॉरी, उसको त्रिदोषज माने हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया विभिन्न प्रकार के जो शिरोरोग हैं उसमें दोष संबंध के विषय में हमने यहाँ पे देखा। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या दिया गया है, तो आगे यहाँ पे आपका दिया गया है कि गद निग्रह ने द्वंदज यानी कि वात पित्तज सूर्यवात तथा विदेही निमि ने आपका सूर्यवात के विपर्याय का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो है बोला गया है कि जो गद निग्रह ने द्वंदज में मेनली वात पित्तज जो है सूर्यवात तथा विदेही निमि ने सूर्यवात के विपर्याय का वर्णन किया है। तथा कश्यप ने प्रतिश्याय से सूर्यवात की उत्पत्ति मानी है। तो कश्यप ने प्रतिश्याय से मेनली जो सूर्यवात है उसकी उत्पत्ति मानी है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ें तो आपका जो आपके मूत्र हैं, ठीक है, उसके भेद बताए गए हैं। ठीक है, जो अष्टमूत्र हैं उसके भेद बताए गए हैं। तो जैसे मूत्र हैं उसके भेद, तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने अष्टमूत्र माने हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 9 प्रकार के आपके मूत्र माने हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे आपका कॉलम देखने को आपको मिलेगा, तो एक में आपका क्या है जो मूत्र है उसका जो कौन सा रस प्रधान होता है, और सेकंड में आपका बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार जो आपके अष्टमूत्र हैं उनमें से कौन सा जो मूत्र है उसमें कौन से रोग हरने की क्षमता पाई जाती है या कौन सा कर्म करता है, वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो इसको अपन देखें तो यहाँ पे जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र जो होता है वो समधुरम होता है। ठीक है, गोमूत्र को क्या बोला गया है, समधुरम बोला गया है। इसके विषय में बात करें तो जो रोगग्नता है उसमें बोला गया है किंचित दोषग्न होते हैं। इसके अलावा कृमि हो गया, कुष्ठग्न हो गया, कंडू शामक होते हैं तथा उदर रोग में हितकर होते हैं। तो किंचित दोषग्न होते हैं, कृमि कुष्ठग्न होते हैं, कंडू शामक होते हैं तथा उदर रोग में हितकर बताया गया है। इसके अलावा जो अजामूत्र है तो अजामूत्र को आपका कषाय मधुर रस प्रधान बताया गया। तो अजामूत्र को कषाय तथा मधुर रस प्रधान बताया गया है। तथा यह मुख्य रूप से जो है जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें बताया गया है कि यह पथ्य होते हैं। इसके अलावा दोष अनिनीन हंति यानी कि त्रिदोषग्न होता है। ठीक है, तो दोष अनिनीन हंति यानी कि यहाँ जो है त्रिदोष होता है, त्रिदोषहर होता है। ये क्या है आपका अजामूत्र के विषय में बताया गया है। महिषमूत्र के विषय में बात करें तो महिषमूत्र जो होता है वो सक्षारम, ठीक है, क्षार रस प्रधान होता है। यह जो होता है मुख्य रूप से उदरग्न, शोप
तथा अर्शनाशक व सरगुण से युक्त होता है। तो उदरग्न, शोफ तथा अर्शनाशक व सरगुण से युक्त होता है। अभिमूत्र के विषय में बात करें तो अभिमूत्र जो होता है वो तिक्त रस प्रधान होते हैं। यह मुख्य रूप से स्निग्ध तथा पित्त अवरोधी होता है। तो अभी जो मूत्र होता है वो मुख्य रूप से तिक्त रस प्रधान होता है, यह स्निग्ध तथा पित्त अवरोधी होते हैं। उष्टमूत्र के विषय में बात करें तो उष्टमूत्र जो होता है वो तिक्त कटु रस प्रधान होते हैं। रोगाग्नता के विषय में बात करें तो इसका जो है श्वास काश तथा अर्शग्न होता है। श्वास काश तथा अर्शग्न मेनली आपका क्या है उष्टमूत्र को बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो वजीमूत्र के विषय में बताया गया है। जो वजीमूत्र होता है, ठीक है, वजी का जो मूत्र होता है वो क्या है तिक्त रस प्रधान होता है और इसका मेनली जो है कुष्ठग्न, व्रणहर तथा विषग्न होता है। ठीक है, ये मेनली आपको बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हस्ती मूत्र के विषय में। तो हस्ती जो मूत्र होता है वो क्या है लवण रस प्रधान होता है। जो हस्ती मूत्र होता है वो क्या है आपका लवण रस प्रधान होता है। यह मुख्य रूप से क्या होता है, यह कृमि कुष्ठग्न होते हैं। इसके अलावा प्रशस्त बद्ध विणमूत्रम, ठीक है, बद्ध विणमूत्र को ठीक करने वाला होता है। विष तथा श्लेष्ममय, इसके अलावा अर्शनाशक होते हैं। ये क्या है आपका हस्ती मूत्र में बताया गया है। फिर बात करते हैं खरमूत्र के विषय में। तो खरमूत्र जो होता है वो कटु रस प्रधान होता है। खरमूत्र क्या होता है, कटु रस प्रधान होता है। यह मुख्य रूप से खर रस जो होता है, मतलब जो खर का जो मूत्र होता है वो मुख्य रूप से क्या है उदर अपस्मार ग्रह बाधा नाशक होते हैं। तो उदर अपस्मार तथा ग्रह बाधा नाशक होता है आपका खरमूत्र। तो उदर अपस्मार तथा ग्रह बाधा नाशक होता है आपका खरमूत्र, ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। देन इसका कोड क्या है आपको याद करना है। तो उसका जो कोड है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। तो यूके थ्री यूएस सर, ठीक है, यूके से आपके यूके से 3 लोग आए यूएस सर के पास, ठीक है, यूके से 3 लोग आए, ठीक है, यूएसए इस सर के पास। उसके बाद में बोला कि काश कब बैठूंगा, ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं, मतलब सॉरी, यूके 3 जो है, यूके 3 एक आपका जो है व्यक्ति का नाम है। यूके 3 जो है वो यूएस सर के पास आए और बोले काश कब बैठूंगा, K2 प्रशस्त वीज़ा, ठीक है। तो K2 को प्रशस्त वीज़ा चाहिए, ठीक है। जब कब बैठेगा तो बोल रहे हैं कि जब K2 को प्रशस्त वीज़ा मिल जाएगा तब तो क्या है यूके 3 जो है यूएस सर के पास जा कर के बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन जो है डिकोड करते हैं कैसे करके है। तो इसका पूरा तो नहीं है बट कुछ कुछ का है, जैसे इंपॉर्टेंट आपका, जैसे कि अगर बात करें गोमूत्र है तो गोमूत्र में गोमूत्र में यूके 3 मतलब ये बोला गया है यू से आपका क्या हो जाएगा उदर रोग हो जाएगा। यू से उदर रोग हो गया। K3 मतलब आपका हो गया किंचित दोषग्न, ठीक है, पहले का से। सेकंड का से आपका हो गया कृमि कुष्ठग्न और थर्ड का से आपका हो गया कंडू शामक, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये तो त्रिदोषग्न है, अजमूत्र ये आपको पता है। फिर बात करते हैं महिषमूत्र। तो महिषमूत्र के विषय में यूएसए सर, तो यूएसए सर मतलब यहाँ जो है यू से आपका क्या हो जाएगा उदरग्न होगा, एस से आपका शोफग्न होगा और ए से आपका क्या है अर्शग्न होगा और सर से आपका सर होगा, ठीक है। फिर अभिमूत्र का तो तिक्त होता है, तो ये पित्त अवरोधी होते हैं, ठीक है, और स्निग्ध होता है, ये तो आप याद ही रख सकते हो। फिर आगे अपन डिकोडेशन करते हैं। तो उष्टमूत्र के विषय में क्या बोला गया, तो उष्टमूत्र जो होता है कास होता है। तो यहाँ पे आपका के से आपका क्या हो जाएगा, के से आपका हो जाएगा काश, ठीक है, ए से सॉरी, हाँ, के से हो जाएगा आपका काश, ए से हो जाएगा आपका अर्श और स से आपका हो जाएगा श्वास, ठीक है। तो ये काश हो गया। फिर उसके बाद में वजीमूत्र जो है उसका जो है आपका कोड है कब बैठूंगा से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कुष्ठग्न, व्रणग्न और विषपह। इसी प्रकार K2 प्रशस्त वीज़ा, ठीक है, K2 को प्रशस्त वीज़ा। तो K2 से आपका क्या हो जाएगा कृमिघ्न कुष्ठग्न, ठीक है, प्रशस्त विणमूत्र जो आपका बद्ध विणमूत्र, ठीक है, वीज़ा से विष, ठीक है, एस से श्लेष्ममय और ए से आपका अर्शनाशक, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो इसको आपको इस प्रकार से आप थोड़ा याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं जो आपके आचार्य सुश्रुत के अनुसार 9 प्रकार के जो मूत्र बताए गए हैं, ठीक है, उनके विषय में अपन देखते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। जैसे कि अगर बात करें जो गोमूत्र होती है, तो गोमूत्र के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बोला है जो गोमूत्र होता है वो उष्ण, तीक्ष्ण तथा सछार पित्तजनक तथा कफवातनाशक होते हैं, अग्निदीपक होते हैं, मेध्य तथा गुल्म शूलग्न होता है तथा विरेचक का होता है। ये आपके आचार्य
सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। तो उष्ण तीक्ष्ण होता है, सछार पित्तजनक, कफ वातनाशक, अग्निदीपक, मेध्य, गुल्म शुलग्न तथा विरेचक होते हैं। ये गोमूत्र के विषय में बताया गया है। महिष मूत्र के विषय में बात करें तो महिष मूत्र जो होता है वो अर्श, उदर, शूल, कुष्ठ, प्रमेह, अनह, शोभ, गुल्म तथा पांडु में हितकारी होते हैं। तो महिष जो मूत्र होता है अर्श, उदर, शूल, कुष्ठ, प्रमेह, अनह, शोभ, गुल्म तथा पांडु में हितकारी बताया गया है। फिर बात करते हैं अजा मूत्र के विषय में। तो अजा जो मूत्र होता है वो कटु तिक्त रस प्रधान होते हैं। इसके अलावा कास, स्वास, सोफग्न होते हैं तथा पांडु व कामलहर होते हैं। तो मेनली अजा मूत्र क्या होते हैं, कटु तिक्त रस प्रधान होते हैं, कास, स्वास, सोफग्न होते हैं तथा पांडु व कामलहर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं जो भेड़ी का मूत्र है वो क्या है, सछार तिक्त कटु रस युक्त होते हैं, उष्ण होते हैं। इसके अलावा वात नाशक होते हैं तथा कास व प्लीहोदर नाशक होते हैं। तो सछार, तिक्त कटु रस, उष्ण, इसके अलावा आपका वातनाशक तथा कास प्लीहोदर नाशक होता है। ये भेड़ी का मूत्र बताया गया है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो उष्ण के मूत्र के विषय में बताया गया है। जो उष्ण का मूत्र होता है वो शोथ, कोट, उदर रोग तथा उन्माद व वात विकारों में व कृमि व अर्शनाशक होते हैं, ठीक है। तो आपका जो उष्ण का मूत्र होता है वो क्या है, शोथ, कोट हो गया, उदर रोग हो गया, उन्माद हो गया, वात विकार हो गया, कृमि हो गया व अर्शनाशक करने वाला होता है। तो ये उष्ण मूत्र में बताया गया कि शोथ, कोत शोथ, कोष्ठ, शोथ हो गया, कोष्ठ हो गया, उदर रोग हो गया, उन्माद हो गया, वात विकार हो गया, इसके अलावा कृमि व अर्श रोग का नाश करने वाला होता है। तो ये उष्ण के मूत्र में बताया गया है। फिर घोड़ी के मूत्र के विषय में बात करें तो जो घोड़ी है उसके मूत्र के विषय में बताया गया कि कटु तिक्त व उष्ण रस से युक्त उष्ण गुण से युक्त होता है। कटु रस, कटु तिक्त रस व उष्ण गुण से युक्त होता है तथा दीपन, वात पित्त विकारहर, कृमि तथा दद्रु नाशक होते हैं। तो दीपन तथा वात पित्त विकारहर, कृमि व दद्रु नाशक होते हैं। ये क्या है, घोड़ी के मूत्र के विषय में बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्या बोला गया है, जो गधी है उसके मूत्र के विषय में बताया गया है। तो यह मुख्य रूप से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, तो यह जो है गर्विश, गर्विश हो गया। इसके अलावा आपका हो गया चेतो विकार, विकारग्न होते हैं, चेतो विकारग्न होते हैं तथा ग्रहणी नाशक होते हैं व कृमि वात कफग्न होते हैं। तो ये क्या होता है, गर्विश, चेतो विकारग्न, ग्रहणी नाशक व तथा कृमि वात कफग्न होते हैं। फिर बात करते हैं हस्ती मूत्र के विषय में। तो हस्ती मूत्र में बोला गया है सतिक्त लवण युक्त होते हैं, भेदी होते हैं तथा वातग्न होते हैं, पित्त प्रकोपक होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, क्षार कर्म करने वाला होता है तथा किलास में मेनली प्रयोज्य है। तो सतिक्त लवण रस युक्त होता है, भेदी होता है, वातग्न होता है, पित्त प्रकोपक होते हैं, तीक्ष्ण, क्षार कर्म तथा किलास में प्रयोज्य होते हैं। जो नरमूत्र होते हैं, नरमूत्र के विषय में बात करें तो नरमूत्र जो होता है वो मूत्रल होते हैं, मूत्रलम मानुषम च विषपहम, ठीक है। मेनली आपको पता क्या है कि यह जो है मेनली मूत्रम मानुषम च विषपहम, विष को हरने वाला होता है, ठीक है। ये क्या है आपके नरमूत्र के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे आपके टोटल जो है 9 प्रकार के आपके मूत्र का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे वर्णन किए हैं। उन्होंने 9 जो है नरमूत्र को भी सम्मिलित किया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे अपन अजीर्ण के भेद के विषय में। तो अजीर्ण के कितने भेद बताए गए, तो अजीर्ण के भेद के विषय में अपन बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने अजीर्ण के टोटल 4 भेद बताए हैं। माधव निदान ने टोटल 6 भेद बताए हैं तथा सुश्रुत व वामभट्ट ने 4 भेद बताए हैं। चरक ने 4 भेद कौन से माने हैं, तो आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण और सम्यक अजीर्ण, ठीक है। तो आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण हो गया, ठीक है। इसके बाद में सम्यक अजीर्ण, ठीक है। तो AV2 ऐसे ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका AV2 के S यानी कि आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण और सम्यक अजीर्ण। इसी प्रकार माधव निदान के विषय में बात करें तो उन्होंने आम अजीर्ण भी माना है, ठीक है, विदग्ध अजीर्ण भी माना है और विष्टब्ध अजीर्ण भी माना है। इन्होंने सम्यक अजीर्ण न बोल करके यहाँ पे रस शोषा अजीर्ण को माना है, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया दीन पाकी अजीर्ण बोला है, ठीक है, रसोष अजीर्ण, दीन पाकी अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण बोला है, ठीक है। तो ये जो 3 है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, रसोष अजीर्ण, दीन पाकी अजीर्ण और प्राकृतिक अजीर्ण, ये क्या है माधव जी ने माना है। सुश्रुत तथा वांगभट्ट के विषय में बात करें तो उन्होंने आमा अजीर्ण, इसके अलावा विदग्ध अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण तथा रसोषा अजीर्ण माना है, ठीक है। तो रसशेष अजीर्ण मेनली जो है
आपके सुश्रुत तथा वाग्भट जी ने, मतलब बाकी तीन सिमिलर ही है, बाकी रस शोषा शेषा अजीर्ण जो है ये जो है आपका जो है माधव निदान के अनुसार ही उन्होंने माना है आपके सुश्रुत तथा वाग्भट जी ने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है चिकित्सा बताया गया है। तो चिकित्सा में आपका श्लोक है सुश्रुत के सूत्र स्थान का कि तत्र में लंघनम कार्ये विदग्धे वमनम विष्टब्धे स्वेदनम पथ्ये रसशेषा शशीयते च। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अजीर्ण के भेद के अनुसार जो आपके सुश्रुत हैं उन्होंने चिकित्सा के विषय में बताया है। अब क्या क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने, तो जैसे कि विष्टब्ध अजीर्ण है तो उसमें स्वेदन कराना चाहिए। इसके अलावा विदग्ध अजीर्ण जो है उसमें वमन कराना चाहिए। आमा अजीर्ण है उसमें लंघन कर्म कराना चाहिए। तथा रस शेषा अजीर्ण है उसमें क्या है दिवसयन कराना चाहिए। ये किसने कहा है, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि स्वेदन वमन लंघन दिवसयन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं वाग्भट ने क्या बोले हैं। तो वाग्भट ने मुख्य रूप से यहाँ पे ये बोले हैं, आचार्य जो वाग्भट है उसने, तो उन्होंने ये बोला है कि मुख्य रूप से जो है अगर विष्टब्ध अजीर्ण है तो क्या करना चाहिए, तो विष्टब्ध अजीर्ण के विषय में अति स्वेदन करना है। तो अतिशय स्वेदन ये याद रखना। ठीक है, बाकी उन्होंने विदग्ध अजीर्ण में वमन ही बताया है। ठीक है, आमा अजीर्ण में उन्होंने भी लंघन बताया है। और यहाँ पे रस शेषा अजीर्ण में उन्होंने क्या बोला है, स्वपेत दीवा, स्वपेत दीवा, ये ऐसा करके वर्डिंग यूज़ किया है। ठीक है, फिर कश्यप के अनुसार अपन बात कर लेते हैं। तो कश्यप ने कौन से माने हैं, तो श्लेष्मा अजीर्ण बोला उन्होंने। ठीक है, श्लेष्मा अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, आमा अजीर्ण और रसशेषा अजीर्ण, यानी कि उन्होंने पहला को श्लेष्मा अजीर्ण बोल दिया है। ठीक है, तो श्लेष्मा अजीर्ण में उन्होंने भी स्वेदन ही बताया है। विदग्ध अजीर्ण में क्या बोला है, प्रावृत स्वपेत। ठीक है, तो प्रावृत स्वपेत मेनली क्या है आपके बताया है चिकित्सा में। इसके अलावा आमा अजीर्ण में मेनली बोला गया है कि आमस्यो उद्धरणम पथ्यम। ठीक है, आमस्यो उद्धरणम पथ्यम प्रयोग करने के विषय में बताया है। तथा रस शेषा अजीर्ण में परिशोषण के विषय में बताया है, परिशोषण कराना चाहिए रस शेषा अजीर्ण की चिकित्सा में। तो रस शेषा अजीर्ण की चिकित्सा में क्या है, परिशोषण कराना चाहिए। ये मेनली आपके कश्यप जी ने बताया है। तो ये कश्यप का जो चिकित्सा है वो भी आप लोग को याद रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके वाग्भट तथा आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है अजीर्ण की चिकित्सा के विषय में वो याद रहना चाहिए। साथ ही साथ ये श्लोक भी आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये इतना काम आप लोग को करना है, ठीक है, याद करने का। अब यहाँ पे अपन जो है पासवर्ड वही रखेंगे आपके अजीर्ण के भेद के आधार पे। तो अजीर्ण यानी कि ए से अजीर्ण हो जाएगा। ठीक है, चरक के अनुसार कितने बताए गए हैं, तो 4 बताए गए हैं। आपके माधव निदान के अनुसार कितने बताए गए हैं, तो 6 बताए गए हैं। ठीक है, तो ये मेनली पासवर्ड रहेगा। इसके अलावा आप इतना ही यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, AC4M6। ठीक है, ये मेनली आपका पासवर्ड रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।